सुबह के 8 बजे निशा अंगड़ाई तोड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। ठंड के दिनों में ना कॉलेज बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई, टीचर्स को भी तो आराम चाहिए। जब स्टूडेंट थी तब स्कूल कॉलेज जाने के लिए उठना पड़ता था, अब टीचर हो तो भी उठना पड़ता है। बेकार का सर दर्द है। कितने लोग हैं यहाँ जो नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और एक तू है कि नौकरी होते हुए भी खुश नहीं है। जब मुंह खोलती है भिन भिनाती ही दिखती है। अरे ठीक है ना रोहन की माँ, अब सवेरे सवेरे आप शुरू मत हो जाइए। बस उठकर ही तो आई है निशा, नींद में बड़बड़ा रही है और कुछ नहीं। अब मुझे टॉप 100 न्यूज देखने दीजिए, चलिए। डैड इज राइट मम्मी, मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ क्योंकि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है और आज मेरा लेक्चर था भी नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस में ये लोग कॉलेज बुला लेते हैं कि क्या करूं। यही अगर गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर होती ना मैं, तो कोई टेंशन नहीं रहता। दिमाग की दही हो जाती है। घर में बैठे प्रोफेसर इन्हें सुहाते नहीं है। ये बोलते हुए निशा सेंटर टेबल पर रखे धर्मेश से चाय लेकर पहली चुस्की भरती है कि मनीषा उसके पास आकर उसके हाथ से कप ले लेती है। हो गया, चल अब खड़ी हो। बिस्तर से उठकर आई हो तो सोफे पर पसर गई। किस घर की लड़की 8 बजे उठती है? और यहाँ बेटियों का लोग 8 बजे तक सोना बर्दाश्त नहीं करते, तो भाई कौन अपनी बहू का 8 बजे तक सोना बर्दाश्त करेगा? 10 मिनट के अंदर तैयार हो जा और कॉलेज निकल चल। और मम्मी बहुत टाइम है ना अभी, बस स्कूटी का क्लच दबाया और ये मैं कॉलेज पहुंच गई। अच्छा। मनीषा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई स्कूटी की चाबी को उठाकर अपने बेटे रोहन को देती है। आज तू स्कूटी से स्कूल जा सकता है बेटा। सच में? आई कांट बिलीव। थैंक यू मम्मी, लव यू। निशा ना चाहते हुए भी अपने कमरे में जाती है और फौरन अपने चेहरे पर पानी मारकर कपड़े बदलकर कंघी करनी शुरू कर देती है। एक तो बस चलती है कॉलेज की, जो भी बस स्टॉपेज पर पहुंचने ही वाली होगी। आज नाश्ता भी नसीब नहीं होने देगी मम्मी मुझे। भागते दौड़ते निशा स्टॉपेज पर पहुंचती है। तुम आज फिर से? लगता है इस बार स्कूटी का क्लच काम नहीं किया होगा। नहीं, स्कूटी की तेल खत्म हो गई थी। कहीं उस तेल का नाम मम्मी की जुबान तो नहीं है? वही मुझे लगा पूरे 1 हफ्ते हो गए और आपके दर्शन नहीं हुए मैडम। अरे पता है ना तुम्हें, बस फिर। कसम से समझ में नहीं आता, तेरी मम्मी तेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट बर्ताव क्यों करती है। मेरी मम्मी तो कहती है अपने मायके में अपनी लाइफ जी लो, पता नहीं ससुराल कैसा मिले। वही तो रोना है यार, ससुराल कैसा मिलेगा समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं अपने मायके में रहती हूँ या ससुराल में, पराए घर जाऊंगी, वहां सब कैसा होगा, इसको लेकर मम्मी मेरे पर इतना प्रेशर बनाती है ना, कभी कभी घर जाने का मन ही नहीं करता। समझ सकती हूँ मैं यार। चल मेरा स्टॉपेज आ गया। कॉलेज जाते ही निशा अपने घर पर हुए वाक्य को भूल जाती है और अपने स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही होती है, तभी स्टूडेंट हेड क्लास में आता है। मैम, प्रिंसिपल सर ने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए कहा है। आई गेस अपनी ब्राइड में आप ये भूल रहे हैं कि आज मेरा कोई लेक्चर था ही नहीं, ये एक्स्ट्रा क्लासेस ही अरेंज की गई है। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मेरे कहने का मतलब है इन 2 लेक्चर्स के बाद एक और लेक्चर लेना है आपको। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एचओडी सर को मैं ही मिलती हूँ क्या? घर बार नहीं है क्या मेरा? शादी हो गई है, परिवार संभालेगा करके बाकी सारी फीमेल टीचर्स भाग जाती हैं और फंस जाती है निशा। घड़ी के कांटे जैसे थम गए थे, तीसरा लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा था। निशा का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। हे भगवान, ये बेल क्यों नहीं बज रही है? जल्दी से 15 मिनट ओवर हो और मैं भागूं। निशा बेल बजने का वेट कर रही थी, तभी बेल बजती है। फाइनली इतनी जोरों की भूख लगी है, घर जाते ही मैं खाने पर टूट पड़ूंगी। निशा यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के बाहर खड़ी रिक्शा को आवाज लगा रही थी, पर एक भी रिक्शा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसके पीछे से एक बाइक आकर उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। निशा मैम, आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। गिफ्ट? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आप? एचओडी सर के पास कंप्लेंट कर दी ना मैंने तो आपकी नौकरी पर बनाएगी। माना कि प्रोबेशन पीरियड पर हूं मैं, पर परमानेंट नौकरी वालों की नौकरी खा सकती हूँ। अरे मैडम, गिफ्ट नहीं, आपको रिक्शा नहीं मिल रही है ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा था तो सोचा आपको लिफ्ट दे दूं। और कोई बात नहीं, किसी और दिन आप मुझे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दे दीजिएगा या इंटरनल टेस्ट की कॉपीज चेक करने में मेरी मदद कर दीजिएगा। सुबह से भूखी भूखी अगर मैं यहाँ खड़ी रिक्शे का इंतजार करती रही तो पता चला मुझे चक्कर आ गए। गौतम सर की इमेज इतनी बुरी भी नहीं है, ले लेती हूँ लिफ्ट, क्या ही हो जाएगा।
गौतम और खुद के बीच एक डिस्टेंस रखकर निशा बाइक पर बैठ जाती है। ये आप यहाँ क्यों रुक गए? निशा मैम, आपको यहाँ से खुद जाना होगा। वो क्या है ना, मैं यहाँ फ्लैट में रहता हूँ तो खाना वाना ज्यादा बना नहीं पाता, इसी होटल में खाना खाता हूँ। अगर आप 10 मिनट रुक जाए तो मैं फटाफट खा लूँ, या एक काम करता हूँ, मैं खाना पैक करवा लेता हूँ, या फिर बताइए पहले आपको ड्रॉप करके आऊँ क्या? भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लग रही है। घर जाती ही मम्मी खाना देगी नहीं, कहेगी पहले फ्रेश हो जाओ, ऊपर से आज बेडशीट भी धोना है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी आपको कंपनी दे सकती हूँ? मतलब आपने मुझे लिफ्ट दी है तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। खाने की दीवानी निशा पेट भर के खाना खा लेती है, फिर गौतम उसे घर ड्रॉप कर देता है। जैसे निशा अपने घर के दरवाजे से अंदर आती है, उसके पापा और मम्मी दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पूछे इससे किसके साथ थी ये? वो तो रेशमा ने मुझे कॉल करके बता दिया इसके करतूत का। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अगर मैंने वीडियो कॉल पर इसे उस सफेद चमड़ी के लड़की के साथ ना देखा होता। अरे भाई, कोई तो बता दे हमें, शादी कर देंगे, क्यों हमारी इज्जत उतारने में लगी हुई है? कौन था वो लड़का? क्या घर पर खाना नहीं मिलता तुम्हें, या तुम्हारी सहेलियां कम पड़ गई थी? अच्छा, तुम्हारी माँ तुमसे रोटियां बनवाती है ना, वही पसंद नहीं आया होगा तुम्हें। ससुराल में अगर सास ने कह दिया काम करने को तो फिर तुम रोज रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने बैठ जाओगी क्या? और वहां अगर किसी ने तुम्हें किसी और मर्द के साथ देख लिया तो पता है कैसा इल्जाम लगेगा तुम पर। ये बहस चली रही थी कि तभी गौतम अंदर आता है। सॉरी निशा, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा फोन शायद तुम्हारे पर्स में रह गया है और तुम्हारा फोन मेरे पास आ गया, वही रिटर्न करने आ रहा था और ये सब मैंने सुन लिया। नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम गौतम है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और वैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। आज रिक्शा ना मिलने के कारण मैंने निशा को लिफ्ट दी थी बस। पर अगर आपको लगता है कि मेरे साथ लंच करना उसे बदनाम कर सकता है तो आप मेरे साथ उसकी शादी कर दीजिए। PhD हूँ, डॉक्टरेट की डिग्री है मेरे पास, सैलरी 1.5 लाख रुपए है। अभी पिछले महीने गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया है। 20 दिनों बाद ज्वाइनिंग है मेरी होम सिटी में, तो अगर आप अपनी बेटी को विदा करना चाहे तो बताइए। मनीषा तो जैसे निशा को विदा करने के लिए मर ही रही थी। गौतम के घर वालों से मिलकर दोनों परिवार शादी के लिए मान जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर निशा गौतम के घर आ जाती है। सभी के सामने नाश्ता परोसा जाता है। आहा, जमुना के समोसे का तो जवाब ही नहीं है। अरे भाभी खाओ ना, मेरा चौथा समोसा चल रहा है और आपका पहला शुरू भी नहीं हुआ। शर्माओ मत। आप बेटी हो, मैं बहू। तो बहू क्यों शर्माएंगी? सब अपने समोसे रखो, जब तक मेरी बहू समोसे खाना शुरू नहीं करती कोई समोसे नहीं खाएगा। हाँ, मम्मी तो कहती थी कि ससुराल में सभी के खाने के बाद बहू को बचा कुचा खाने के लिए दिया जाता है। बहू का पहले खा लेना मतलब कलिश, पर यहाँ तो सामने से बोला जा रहा है। निशा फटाक से एक समोसा उठाती है और धप से खा लेती है। हल्के फुल्के नाश्ते के बाद निशा अपनी सास से पूछती है, सारी रस्में हो गई क्या मम्मी जी, या और कुछ बाकी है? वो चेहरे पर बाल आ रहा है ना, कंघी कर सकती हो क्या? ये क्या हाथ लग गया भैया आपके? कंघी पूछकर कौन करता है भाभी? कॉलेज में तो तुम बड़ी बेधड़क थी, फिर यहाँ क्या हो गया ये? नहीं मतलब मैंने सोचा, तो फिर मैं लहंगा भी बदल सकती हूँ क्या मम्मी जी? अरे बेटा, तुम इतने डर कर क्यों बात कर रही हो मुझसे? मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या तुम्हें? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि मुझे आइडिया नहीं था। कुछ घरों में फेरे वाले लहंगे को पहनकर सोया नहीं जाता और कुछ घरों में बदला नहीं जाता, तो सोचा आपसे पूछ लूं, गलती नहीं होनी चाहिए ना। अरे तू तो दादी जैसी बातें करती है। असली नियम तो बेटा फेरों की होती है जो कि हो गए। मैं ऐसे किसी नियम में नहीं मानती जिससे घर के लोगों को परेशानी हो। मेरे घर का बच्चा है तो इतने भारी लहंगे को पहनकर सोना ऐसे भी संभव नहीं है। तो आराम से जाकर कपड़े बदल ले और नहाकर सो जा। निशा को तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अपने कपड़े बदलकर निशा आराम से अपने नए कमरे में सो जाती है। अगली सुबह, अरे वाह, तुम तो उठकर तैयार भी हो गई और इतने सुंदर तरीके से साड़ी पहनी है तुमने। पहननी थी तो पूरी लाइफ इसी की तो ट्रेनिंग ली है। गौतम नहाने चला जाता है और निशा अपनी माँ को फोन लगाती है। तेरी सास ने तुझे कहा कि तू लहंगा बदलकर जो चाहे पहन सकती है। सभी के पहले तुझे समोसे खाने को भी कहा और तूने खा भी लिया। हे भगवान, तू समझ भी रही है ये तूने क्या किया? आपने तो कहा था मम्मी, जो भी करना अपनी सास से पूछ कर करना,
तो उन्होंने कहा खाने को, तो मैंने खा लिया। और ये बातें ऐसी भी तो नहीं है ना कि मम्मी जी ने मुझे अलग जाकर कही हो, सबने सुना भी, और मेरी ननद ने तो मुझे सपोर्ट भी किया। मतलब ये सब माँ और बेटी की मिली भगत है। ये लोग तुझसे उल्टा काम करवा रहे हैं ताकि बाद में यही सुनाकर तुझे सभी के सामने ताने दे सके। और बेटा, सास किसी की सगी नहीं होती और ससुराल कभी अपना नहीं होता। तूने खा लिए समोसे। अब तेरी सास फोन करके 1000 बातें हमें सुनाएगी। अभी तो तूने साड़ी पहनी है ना? तू क्या पहना था मम्मी? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कोई तुझे कुछ भी कहे, कायदे में रहना, समझी? अपनी मम्मी के द्वारा ट्रेन की हुई निशा तैयार होकर सबसे पहले अपने घर के बड़ों के पैर छूती है। इस घर के हाउस हेल्प भी मेरी इज्जत नहीं करती भाभी, और आप मेरे पैर छू रही हैं। हाँ बेटा, प्रिया तुझसे छोटी है। अच्छा, तो आपकी छू लेती हूँ, आप तो बड़े हैं ना पापा जी। ये कहकर निशा अपने ससुर जी के पैरों को छूने जैसे ही झुकती है, वो पैर पीछे कर लेते हैं। नहीं नहीं बहू, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। आपके कहने से नहीं होगा पापा जी, मैं तो सभी के पैर छू कर रहूंगी। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद निशा रसोई में जाकर फटाफट खाने की तैयारी करने में लग जाती है। मम्मी ठीक कहती थी, मायके की रसोई में माँ मिल सकती है, पर ससुराल की रसोई में सास कभी नहीं मिल सकती। सही कहती थी मम्मी, ससुराल चीज ही बुरी है। खैर, वहां काम करने में दुख भी होता था और यहाँ दुख थोड़ा कम होगा। अनजान लोग हैं, इनसे अच्छा बिहेवियर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। निशा आटे के डब्बे से आटा निकालकर उसमें पानी मिलाकर जैसे ही अपनी उंगलियां आटे में डालती है, नीतू उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे ये क्या कर रही है तू? असली रंग देख गया ना सासू माँ का। यही तो कहा था मम्मी ने, आटा दाल चावल भी नाप तोल कर लेना पड़ता है ससुराल में। अब घर के सदस्यों के हिसाब से ही आटा लिया है मैंने मम्मी जी, और मसाले वगैरह नहीं छुआ है, तेल भी नहीं लिया है। वो आप निकाल कर दोगी तभी लूंगी। अरे छी छी छी, ये तू क्या नाप शनाप बोल रही है? हाथ निकाल आटे से। मेहंदी के हाथ से खाना बनाते हैं? सॉरी मम्मी जी, मेरे पापा को भी मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं थी। या किसी प्रॉब्लम है मेहंदी से? रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या बेटा? यहाँ किसी को मेहंदी से प्रॉब्लम नहीं है, और जिससे प्रॉब्लम होगी वो अपनी नाक बंद करके बैठ जाएगा। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तू इस घर की बहू है, कोई काम वाली बाई नहीं है। खाना बनाने वाली को पहले ही रख लिया मैंने। हाँ, तुझे शौकिया खाना बनाना हो तो बिल्कुल बना। यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो पहले से ही काम वाली है मम्मी जी, खाना बनाने वाली भी आपने रख दी तो दिन भर खाली बैठी मैं क्या करूंगी? अच्छा, तो तूने जॉब का क्या सोचा है? यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है तुझे? तो बोल, तेरे पापा जी की बड़ी जान पहचान है यहाँ। प्राइवेट कॉलेज में? अच्छा अच्छा, समझ गई। प्राइवेट जॉब की अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो तू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच, तैयारी कर। अब गौतम को ही देख ले, बन गया ना सरकारी टीचर। सास ने हाथ पकड़कर आटे से बाहर निकाल तो दिया था, तो सास को धक्का देकर तो निशा आटा गूंथ नहीं सकती थी। वो अपने कमरे में चली जाती है और शादी वाला लहंगा पहनकर तैयार होकर घूंघट डाले बिस्तर पर बैठ जाती है। क्या बात हो गई गौतम, बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को बुला लूं? उससे क्या होगा पापा, वो दूसरों को बीमार कर दे। मेरी तो नींद तब तक खुली वो साड़ी पहनकर तैयार भी हो गई थी। वाह, भाभी साड़ी पहनती है। देखो माँ, पता नहीं आखिरी बार मैंने आपको साड़ी में कब देखा था। कहाँ है भाभी, मुझे उन्हें देखना है। ये लो, वही तो पूछ रहा था मैं तेरे भाई से कि कहाँ है बहू, कहीं दिखाई नहीं दे रही। फोन कर प्रिया, तो आस पड़ोस में गई होगी। ये किस भ्रम में रह रहे हैं आप? निशा का बस चले तो साड़ी की पटली भी मुझसे पूछ कर बनाए। घर से बाहर तो पैर भी नहीं रखने वाली वो। मैं छत पर जाकर देखती हूँ। प्रिया, तू बालकनी में देख, गौतम तू कमरे में देख। मैं यही हॉल में बैठता हूँ, हो सकता है बहू बाहर से आ जाए। गौतम जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो जोर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या हो गया गौतम, तुम चीखे क्यों? ये लो मम्मी, यहाँ है भाभी, दुल्हनिया बनी बैठी है। लगता है रात को भैया ने घूंघट उठाया नहीं था। ससुराल है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। ये रस्म सही से हुई नहीं होगी, है ना भैया? और तू क्या दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई? इधर आ मेरे पास। बहू, तेरी सास, मैं और तेरी ननद जरा बाहर घूम कर आते हैं, तो आराम से घर पर रहे। 1 मिनट पापा जी, आप लोग मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर जा रहे हैं क्या? मैं ये गौतम जी के लिए तैयार नहीं हुई थी, मुझे लगा आज मुंह दिखाई की रस्म होगी।
निशा की घबराहट को अब नीतू बर्दाश्त नहीं कर पाती और सभी के सामने उससे सवाल करती है। तू बता बहू मुझे, तुझे क्यों परफेक्ट बहू बनना है, जबकि इसका कोई डेफिनेशन होता ही नहीं। खुद पर प्रेशर बनाने पर क्यों तुली हुई है तू? गौतम ने कुछ कहा क्या तुझसे? मेरी कसम बता बेटा। ससुराल में बहू बहू होती है और बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है मम्मी जी। वो फर्क टूट ना जाए इसी कोशिश में हूं मैं नहीं चाहती मेरी किसी गलती के कारण मेरी फैमिली की इंसल्ट हो। और तुम्हारी फैमिली हम है, तुम अपसेट रहोगी तो हम भी तो दुखी रहेंगे ना बेटा। नीलेश, नीतू, प्रिया और गौतम निशा को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि उसे ससुराल में बहू बनकर नहीं, बेटी बनाकर रखा जाएगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह निशा खराटे ले रही थी कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है। हेलो मम्मी, बोलो, सो रही हूँ। सुबह के 9 बजे तक तू सो रही है? मजाक है क्या? दामाद जी कहाँ है? उन्हें कॉलेज नहीं भेजना क्या? मनीषा की कही बात सुनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा गौतम मोबाइल के करीब जाकर कहता है, खैर मेरे पास भी है मम्मी जी, निशा को मेरे बदले चलकर कॉलेज नहीं जाना है। क्या? हाँ मम्मी, गौतम खुद तैयार होकर चले जाते हैं कॉलेज। तो खाना पीना, ससुराल वालों का नाश्ता? झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली है, खाना बनाने के लिए भी दीदी है। मैंने तो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं। मैं और प्रिया 12 बजे वहां निकल जाते हैं और फिर 5 बजे लौटते हैं। अपनी ननद को दीदी क्यों नहीं बोला? आप ये बोले इसके पहले ही मैं बता देता हूँ मम्मी जी कि इंसान एक ही बार ससुराल के नाम के डर को एक्सपीरियंस कर सकता है, जो मेरी निशा ने अपने मायके में ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर वो इस घर की बेटी है और हमारे यहाँ बेटियों को सर आंखों पर रखते हैं। ये सुनते ही मनीषा फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मुझे बड़े नाजों से पाला गया था मेरे मायके में, और फिर मैं ब्याह करके इस घर में आई। चावल के दाने से लेकर नमक तक हर चीज का हिसाब देना पड़ता था मुझे तेरी दादी को। बहुत बुरे दिन देखे मैंने, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। जब मैंने तेरी पहली बार कुंडली बनवाई थी तो पंडित जी ने कहा था कि तेरे ससुराल वाले बहुत बुरे होंगे, इसलिए मैं तुझे पहले से ट्रेनिंग देना चाहती थी, पर भगवान की कृपा देख सब ठीक है वहां। ससुराल में जो दुख देखना था वो आपने पहले ट्रेनिंग में ही दिखा दिया मम्मी। और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है।